हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो बेटा, आपकी बायोलॉजी एंड गेम की सीरीज के आज हम लास्ट सेक्शन पर हैं। कौन से चैप्टर के? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। आप इस चैप्टर को वन शॉट में आनंद सर के साथ कर चुके हो ऑलरेडी, है ना। आप इसके पीवाईक्यू एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर चुके हो। तो अब जो आखिरी पड़ाव है इस चैप्टर की प्रिपरेशन को 100% करने के लिए, वो क्या है? टॉप 100 क्वेश्चन भी देख लेना, ताकि हर पैटर्न का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से निकल चुका हो। जब आप मेन एग्जाम में बैठो तो कुछ भी ऐसा आपको ना लगे जो आपने पहले ना देखा हो, है ना। तो वही आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल एक्यूरेसी के साथ आंसर करने की कोशिश करनी है। साथ साथ में आंसर्स मुझे यहाँ पर लिखकर बताने, और जब जब आप गलती करो उसको नोट करते चलें, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स याद रहें और आप उनको बाद में इंप्रूव कर सको, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखते हुए दिमाग में शुरू करते टॉप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले शुरू करें बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सीक्वेंस आपको बताना है। तो आप जानते हो शुरुआत कहां से होती है? मैक्रोमोलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स जुड़कर क्या बनाएंगे? सेल। सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात हुई है, हमें पता है उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म से बनेगी सिमिलर स्पीशीज, है ना। सिमिलर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या करते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन जो होती हैं उनके एसोसिएशन से कम्युनिटीज बनती हैं। अलग अलग कम्युनिटीज के एसोसिएशन से इकोसिस्टम बनता है, और अलग अलग इकोसिस्टम से एक कंप्लीट बायोम बनती है। तो हमको पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। यहां पर तो देखो, पहली ऑप्शन बी में तो पहली गलती यही मिल गई, टिश्यू से सेल नहीं बनते, सेल के एसोसिएशन से टिश्यू बनते हैं। सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहां तक तो ठीक है, बट कम्युनिटीज से पॉपुलेशन नहीं बनती बेटा, पॉपुलेशन के एसोसिएशन से कम्युनिटीज बनती हैं, ये गलत हो जाएगा। और यहां पर आप जानते हो बायोम से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से पॉपुलेशन, ये सीक्वेंस उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें? एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरैक्शन। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज है। अलग अलग स्पीशीज मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज मतलब अलग अलग पॉपुलेशन। अलग अलग पॉपुलेशन के इंटरैक्शन से क्या बनती है? कम्युनिटीज बनती है ना। सेम हैबिटेट में रह रहे हैं तो क्या बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बायोटिक कम्युनिटी। आंसर क्या हो जाएगा? बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमसे क्या पूछा जा रहा है? मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है। दो चीजें आपके एनसीईआरटी में बेटा, मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड भी है, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया भी है। तो इंडिया के लिए आपको पता है, एक डायग्राम आपके पास गिवन है। 4 मेजर बायोम्स की बात होती है। कौन कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है इसमें, डेसिजियस फॉरेस्ट आते हैं इसमें, उसके सिवा डेजर्ट आते हैं इसमें, और सी कोस्ट आते हैं इसमें। तो 1 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो देख लो अपना आंसर, देख लो 1 है, 3 है, 4 है और 6 है। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। यहाँ पर थोड़े थोड़े ऑप्शन शिफ्टेड है, तो इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा ऑप्शन ए और ये रहा ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड पूछे जाते बेटा, तो अगेन वर्ल्ड के लिए हम अलग चीज याद करते हैं। कौन कौन सा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है एंड आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा है। वो हम किस में पढ़ते हैं? वर्ल्ड के लिए पढ़ते हैं। इंडिया के लिए हम इन 4 बायोम्स की बात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसी बहाने हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स टेक प्लेस बाय, है ना। बहुत सारा अगर हमको वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स बनाना है तो वो कैसे बनेगा? एनवायरमेंटल कंडीशंस की वेरिएशन से बनेगा। लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस की और रीजनल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वेरिएशन से बहुत सारे हैबिटेट बनेंगे बेटा। हैबिटेट बनना जहां पर आपका ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसमें स्पीशीज के टाइप या वो कैसी प्रेडेशन कर रहा है उस चीज पर डिपेंड नहीं करता, वहां की एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। लोकल एंड रीजनल एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे वो कंडीशन बदलेगी वैसे वैसे हैबिटेट बदलेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अब यहां पर हमको ग्राफ गिवन है। ग्राफ में हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट को, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा को और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। तो आप ये जानते हो मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड का डायग्राम आपके पास गिवन है। हम ये सारी लेबलिंग जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो यहाँ पर गिवन है आपके पास थर्ड, जहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, ये होता है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है। फिर ये जो यहाँ पर गिवन है, कंपैरेटिवली आपका प्रेसिपिटेशन कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेट हो जाता है, ये टेम्परेट हो जाता है।
है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो 5th नंबर हमारे पास गिवन है, जहां पर कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन लगभग सेम है, ये आपका कॉनिफेरस हो जाता है, कॉनिफेरस हो जाता है। बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर और बहुत ही कम रेनफॉल, ये आपके आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा हो गए, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा हो गए। नंबर 6 में यहां पर ये जो नंबर 1 आपके पास गिवन है, जहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, ये आपके डेजर्ट हो गए और ये यहाँ पर आपके ग्रासलैंड हो गए। तो हमने सारी ही मार्किंग यहाँ पर कर ली। आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो ये हो गया 5th पे, फिर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा ये हो गया 6th पे, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये हो गया 3rd पे। तो अपने ऑप्शन देख लो, अपने ऑप्शन देख लो, 5th, 6th और 3rd। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, सारे बायोम्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरेस्ट फ्लोर्स, ट्री कैनोपीज एंड एडजेस ऑफ पॉन्ड आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है बेटा, एनवायरमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है ना यहाँ पे। फॉरेस्ट फ्लोर्स, ट्री कैनोपीज, एडजेस ऑफ पॉन्ड, ये सब क्या है, माइक्रो हैबिटेट्स हैं। ये सब क्या है, माइक्रो हैबिटेट्स है। क्लाइमेट की बात नहीं हो रही, वेदर की बात नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, उसकी कंडीशंस की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, माइक्रो हैबिटेट है। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a defined range of condition that an organism can tolerate, diversity in the resources it utilizes and distinct functional role in ecological system together comprise। बहुत बढ़िया तरीके से पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर रिवाइज करवाई गई है कि जो भी कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकता है, जिस कंडीशन में जिस रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, जहां पर भी वो प्रेजेंट है, उसका फंक्शनल रोल क्या है उस इकोलॉजिकल सिस्टम में, ये सब चीजें मिलकर उस ऑर्गेनिज्म की क्या बनाती हैं, नीश। ये सब चीजें मिलकर उस ऑर्गेनिज्म की नीश बनाती है ना। जो सिर्फ कंडीशन है जहां पर वो रह रहा है वो हैबिटेट होता है, बट उसका फंक्शनल रोल की भी बात करोगे, रिसोर्सेज की भी बात करोगे, तब मिलकर क्या बनती है, नीश बनती है। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी बात हो रही है बेटा, इकोटोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इकोटोन की बात हो रही है। इकोटोन क्या होते हैं, इकोटोन वो जोन होता है जब दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच की हम ट्रांजिशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम वेट से ड्राई कंडीशन में जाएंगे तो मार्शी एरिया वहां का इकोटोन हो जाएगा। तो इकोटोन क्या है, इट्स अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। किसी पॉल्यूटेड एरिया या बॉटम ऑफ लेक की हम बात नहीं कर रहे, कोई डेवलपिंग कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमें, which characteristic determine the percolation and water holding capacity of soil। अच्छे से डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स मेंशन है एक लाइन के अंदर कि उस सोइल की कंपोजिशन कैसी है, ग्रेन्स का साइज कैसा है, वो आपस में एग्रीगेटेड किस तरीके से, ये सारी चीजें ही डिसाइड करती हैं कि वो सोइल कितना वाटर रिटेन करेगी, कितना उसके पोर्स में से पास होगा। उन चीजों को कौन डिटरमाइन करता है, तीनों ही चीजें डिटरमाइन करती हैं। तो सोइल कंपोजिशन भी डिटरमाइन करेगी, ग्रेन साइज भी, एग्रीगेशन भी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। दिस वाज सिंपल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एक्सिस्टेंस मोस्ट स्पीशीज। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरो मत, रीड करोगे तो हो जाएगा ये भी, है ना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एक्सिस्टेंस मोस्ट स्पीशीज शुड हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली डैश इंटरनल एनवायरनमेंट। अगेन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है बेटा, आपकी एनसीईआरटी आपको कितना, आपकी ग्रास पे, आपके एनसीईआरटी पे आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली लाइन वहां पर लिखी हुई है कि जब हम एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे, या एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो उस टाइम ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए था। करना तो उनको ऐसा चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। द इंटरनल एनवायरनमेंट वुड परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद। अगर वो ऐसा करते, एक अच्छा टेम्परेचर अपने पास मेंटेन करते, तो क्या मिलता उनको, कैसी एफिशिएंसी मिलती, मैक्सिमम एफिशिएंसी उनको मिलती, है ना। और ओवरऑल फिटनेस उस स्पीशीज का भी इंक्रीज हो जाता। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर सी क्या होना चाहिए, होम्योस्टेसिस। तो देख लो, कांस्टेंट, मैक्सिमल और होम्योस्टेसिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। आई होप आपको ये आंसर इजी लगा हो, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर की है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। आपके पास द फेमस डायग्राम यहाँ पर फिर से गिवन है,
है ना। आपको ABC यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स में मिल जाएंगे। तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में ही रहते हैं। इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल आपके सामने गिवन है। ए की अगर आप बात करो तो ए क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स है। कुछ टाइम तक इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे, बट एक लेवल तक ही रख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं। फिर अगर आप किसकी बात करो, बी की बात करो, मतलब इस लाइन की आप लोग बात करो, तो एक्सटर्नल लेवल में जो भी चेंज हो, इंटरनल लेवल सेम रह रहा है, ये क्या होते हैं, रेगुलेटर्स, जिनको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट करना आता है। तो बी क्या हो गए, रेगुलेटर्स। और सी क्या है, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है, इंटरनल लेवल बिल्कुल वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है। इनको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना नहीं आता। ये कौन होते हैं, कन्फर्मर्स। ये कौन होते हैं, कन्फर्मर्स। तो सी क्या हो गए, कन्फर्मर्स। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमें, रेगुलेटर्स आर दी एनिमल्स विच, रेगुलेटर को तो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना आता है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी होम्योस्टेसिस। इनको अपना बॉडी होम्योस्टेसिस, मतलब चाहे आप टेम्परेचर की बात करो, चाहे आप ऑस्मोलैरिटी की बात करो, इनको एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना आता है। तो ये क्या मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब किसकी बात करें, कन्फर्मर्स की बात करें। किसकी बात करें, कन्फर्मर्स की बात करें। कन्फर्मर्स इनएक्टिव हो जाते हैं एडवर्स कंडीशन में। क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं कन्फर्मर्स, क्योंकि ये अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते बेटा। तो जैसे ही बाहर की कंडीशन एडवर्स होगी, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो इनके एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे, इस वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो कन्फर्मर्स दे कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस, है ना, दे कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। आंसर क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमें, इट कैन बी सेड दैट some animals in their evolutionary development prefer to be conformers, है ना। कुछ एनिमल्स ने तो प्रेफरेंस दिखाई कि हम कन्फर्मर्स ही ठीक है, मतलब हम हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना नहीं चाहते, वो रेगुलेटर नहीं बन रहे, उन्होंने चूज किया टू बी कन्फर्मर। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा बेटा, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, द मेटाबॉलिक रिएक्शन, The metabolic reactions of this organism can occur at a very wide range of temperature, मतलब उनको दिक्कत ही नहीं थी कि कुछ भी चेंज कर लो टेम्परेचर में, हम तो फंक्शनल हो पाएंगे। क्या ऐसा था। Maintaining homeostasis is an energetically expensive process, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। कोई टॉलरेंस नहीं था उनके पास, ऐसा नहीं था कि वो हर एनवायरनमेंट में रह पाते या हर टेम्परेचर पे रह पाते। ऐसा होता तो कन्फर्मर्स इनएक्टिव नहीं होते, कन्फर्मर्स तो इनएक्टिव हो जाते हैं ना एडवर्स कंडीशन में। तो रीजन यही था कि रेगुलेटर बनने के लिए, यानी अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और अगर इतनी एनर्जी है ही नहीं, इतना एनर्जी एक्सपैंड करने वाला प्रोसेस, यूज करने वाले प्रोसेस की उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो कन्फर्मर्स ही बनकर खुश है ना। तो क्योंकि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए उन्होंने चूज किया टू बी कन्फर्मर्स। आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात यहाँ पर आएगी। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Very small animals are rarely found in polar region because, again आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया बेटा। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि पोलर रीजन में जो कोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं ना, वहां पर बहुत छोटे एनिमल्स नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं उनका वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, और उस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से हीट बहुत जल्दी लूज कर देंगे, और हीट तो बचा के रखनी है ना, कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हीट बॉडी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये हीट लूज कर देते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो छोटे साइज के एनिमल्स होते हैं वो ठंडे एरियाज में या पोलर रीजन में नहीं मिलेंगे। तो द स्मॉल एनिमल्स they have larger surface area relative to their volume, so they lose body heat very fast when it is cold outside। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। इसमें हो सकता था आप इस और इस ऑप्शन में कंफ्यूज हुए हो, जो कि बहुत जल्दी बच्चे होते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉलर एनिमल्स में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कम नहीं होता, अपने वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और ये हीट भी जल्दी लूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Every winter, the famous dash in Bharatpur in Rajasthan host thousands of migratory birds। कहां पर, कौन से नेशनल पार्क में, कोई चूज करने की दिक्कत नहीं है, हर ऑप्शन में सेम ही चीज गिवन है, क्योलादो नेशनल पार्क, है ना। तो वहां पर भरतपुर राजस्थान में हर साल हजारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। कहां से आती हैं,
कहाँ से आती हैं बेटा? साइबेरिया से आती हैं, ठीक है। और कहाँ से आती हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आती है, जो नॉर्दर्न कोल्डर रीजन है वहां से और साइबेरिया से बहुत सारी बर्ड्स आती हैं माइग्रेट करके। माइग्रेशन क्या है? एक तरीके से उन कन्फर्मर्स का अपने आप को उस एनवायरनमेंट से एस्केप लेने का या बचने का तरीका, क्योंकि वो उतने कोल्डर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, और जब वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो माइग्रेट कर ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहां पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो हर साल थाउजेंड्स ऑफ दिस माइग्रेटरी बर्ड्स कहां पर आती है? केलादो नेशनल पार्क में आती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किसकी बात की गई है? डायापोज की। किसकी बात की गई है? डायापोज की। अगेन डायापोज क्या है? इस टाइम पे सस्पेंड हो जाती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है। हम जब तरीके पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो हम पढ़ते हैं उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कन्फर्मर्स बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। अब या तो वो माइग्रेशन कर लेंगे या फिर वो सस्पेंशन शो करेंगे, जिसमें वो हाइबरनेशन में जा सकते हैं, एस्टिवेशन में जा सकते हैं, डायापोज में जा सकते हैं। डायापोज की बात हम क्या करते हैं कि उस टाइम के लिए उनकी डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। अगेन आपसे इनकरेक्ट मैच पूछा गया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं सस्पेंड करने के लिए? एक थिक वॉल बना लेते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बियर हाइबरनेशन शो करता है, बिल्कुल सही बात है। फिश एस्टिवेशन शो करती है, बिल्कुल सही बात है ना। फिश और स्नेल्स की हम बात करते हैं तो वो एस्टिवेशन शो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। डायापोज बेटा लिजर्ड नहीं शो करती, जू प्लैंक्टन्स। हम किसकी बात करते हैं डायापोज में? जू प्लैंक्टन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिजर्ड जो डेजर्ट लिजर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो बिहेवियरल अडेप्टेशन शो करती है। उनका एक तरीका है अपने आप को सर्वाइव करवाने का कि जब धूप ज्यादा होगी तो वो अपने आप को हाइड कर लेंगी। मतलब जब इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये धूप में चली जाएंगी, है ना। और जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये वापस शेड में चली जाती है। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन शो करती है लिजर्ड्स, डायपर्स कंडीशन शो नहीं करती। तो ये आपका इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? सी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किसकी बात करें? कैंगरू रैट्स की बात करें। द कैंगरू रैट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स डू नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर। इनके अंदर एक अडेप्टेशन है, उनको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत ज्यादा। क्यों? दे मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। यस, यही हमारा आंसर है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपके पास गिवन है कि ये अपने अंदर जो इनके पास फैट है उसको ऑक्सीडाइज कर वाटर बना लेते हैं और उस वाटर को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। जब ये फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वाटर इनको ऑब्टेन होता है एज बाई प्रोडक्ट, उसको ये यूज करते हैं। इसीलिए इनको बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीके की उनके अंदर क्या है? अडेप्टेशन है। ये भी उनके अंदर क्या है? अडेप्टेशन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन अडेप्टेशन इन ओपनशिया इज दैट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय। अब ओपनशिया क्या करता है? हर प्लांट अपनी ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, है ना, उस सिचुएशन में कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो, कुछ ना कुछ अडेप्टेशन ले रहा है। तो ओपनशिया क्या करता है? उसके पास लीव्स नहीं रहती, बॉडी पर बहुत ज्यादा थोन्स हो जाते हैं, स्पाइन्स हो जाते हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस होती है थ्रू स्टेम। फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू फिर होने लगती है? फ्लैट स्टेम्स के थ्रू होने लगती है, क्योंकि ये वाटर का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से रूल ने ये बताया था कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। हीट लॉस कम हो उनकी बॉडी से, इसीलिए उनके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे ईयर्स हो गए, जैसे लिम्स हो गए, वो साइज में छोटे हैं। ये रूल किसका था? ये रूल किसका था? ये रूल एलन ने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। एलन का रूल था जो ये स्टेटमेंट देता था कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट के अंदर है उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी होती है। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, whales can resist tissue compression during deep sea diving because they have special protein that prevent air absorption. ये नहीं होगा। एक्सटेंसिव ब्लड वेस्क्यूलेचर विच स्वेल्स अप टू रिड्यूस द साइज ऑफ एयर फिल्ड कैविटीज। ये अगेन एक तरीके का अडेप्टेशन है बेटा जो वेल्स शो कर रही हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये एज क्वेश्चन पूछा गया कि फिर आप खुद बताओ कि वो एक्वेटिक एनिमल्स जो कि इतना डीप सी के अंदर रह रहे हैं, जहां पर प्रेशर इतना ज्यादा है, तो उनका अडेप्टेशन का मेथड क्या होगा? तो बेटा उनका अडेप्टेशन का मेथड ये है कि उनके पास एक्सटेंसिव ब्लड वेस्क्यूलेचर है, वो उस टाइम स्वेल कर जाता है। जब वो स्वेल कर जाता है तो जितना भी गैप, जितनी भी कैविटीज है जिसमें एयर फिल्ड थी, अब वहां पर क्या हो गया? ब्लड वेसल्स आ गया। तो वो प्रेशर
को झेलने के लिए अंदर की तरफ वहां पर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो स्वेल अप हो जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। तो ये अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस हैं जो एनिमल्स शो कर रहे हैं अलग अलग एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो वेल्स के लिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रेशर सर्वाइव करने के लिए, है ना। यहाँ पर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है थिक कोट ऑफ फैट, ये आप पढ़ते हो सील्स में ब्लबर के लिए, है ना, वहां पर आप पढ़ते हो, ब्लबर बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Given below are some examples associated with a type of adaptation, है ना, कोई ना कोई अडेप्टेशन से वो एसोसिएटेड है। आपको बताना है कौन सी अडेप्टेशन, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। तो पहली चीज क्या बोली है? बास्किंग बाय डेजर्ट लिजर्ड इन सन। जब उसका एनवायरमेंट, जब टेम्परेचर कम हो जा रहा है लिजर्ड का, तो वो धूप में जा रही है अपना टेम्परेचर बैलेंस आउट करने के लिए, है ना, धूप सेकने जा रही है, बास्किंग इन द सन। हाइडिंग इन बरोज बाय सम एनिमल्स, और जब टेम्परेचर ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हाइड कर जा रहे हैं। वियरिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स, ठंड लग रही है तो वुलन क्लोथ्स पहन ले रहे हैं। थर्मल गैपिंग, तो ये सारी चीजें बेटा कौन सी अडेप्टेशन को शो कर रही हैं? कुछ बॉडी के अंदर चेंज नहीं हो रहा, कुछ बायोकेमिकल्स के अंदर चेंज नहीं हो रहा, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर चेंज नहीं हो रहा, बाहर से चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसी अडेप्टेशन को क्या बोलते हैं बेटा? बिहेवियरल अडेप्टेशन बोलते हैं। अब कर्सोरियल का मतलब होता है बहुत तेज चलना, तो इसमें ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा कि बहुत तेज दौड़ रहे हैं और बहुत तेज भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और स्कैनसोरियल की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है बेटा क्लाइंबिंग। स्कैनसोरियल का मतलब होता है क्लाइंबिंग। आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख लो। तो ये क्लाइंबिंग से एसोसिएटेड है और ये रनिंग से एसोसिएटेड है, तो ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा। ये कैसी अडेप्टेशन है? बिहेवियरल अडेप्टेशन है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मेनी फिशेस thrive in Antarctic water where temperature is always below zero. Microbes can survive in hot springs where temperature exceed 100 degrees Celsius. Fishes can survive even at depth where pressure exceeds 100 atmospheric pressure. Desert lizards have marvelous physiological ability to survive scorching heat of desert. यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है। बहुत सारी फिशेस हैं जो एंटार्क्टिक वाटर में भी रह रही हैं, बहुत सारी बहुत ज्यादा प्रेशर में भी रह रही हैं, और बहुत सारे माइक्रोब्स इतना ज्यादा टेम्परेचर पर भी रह रहे हैं। डेजर्ट लिजर्ड अपने आप को सर्वाइव करती है हीट ऑफ डेजर्ट से, लेकिन वो अडेप्टेशन बिहेवियरल है। हमने 3 क्वेश्चन में ये पैटर्न देख लिया। कैसा अडेप्टेशन है? बिहेवियरल है बेटा, फिजियोलॉजिकल नहीं है। अंदर बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो अपने पैटर्न में, अपने बिहेवियर में चेंज करिए, है ना। तो दिस इज बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अडेप्टेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा अडेप्टेशन के लिए करेक्ट है आपको बताना है। मेनी जीरोफिटिक प्लांट्स have a thick cuticle on leaf epidermis and sunken stomata to prevent transpiration। सही बात है, ये एक अडेप्टेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। या स्टोमेटा संकन होगा या फिर क्यूटिकल की कवरिंग होगी। देन some xerophytic plants have special photosynthetic pathway, CAM pathway, ताकि वाटर का लॉस कम हो, that enables their stomata to close during day। सही बात है। ओपनशिया के पास लीव्स ही नहीं है, कि लीव्स नहीं होगा तो कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? स्पाइन्स में, है ना, बिल्कुल। All adaptations are genetically fixed in organism। क्या सारी अडेप्टेशन सिर्फ जेनेटिकली फिक्स्ड होती है? नहीं, मॉर्फोलॉजिकल भी होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, बिहेवियरल भी होती हैं। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। इन ओपनशिया द पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इज थ्रू C3 साइकिल। इट इज नॉट थ्रू C3 साइकिल बेटा, इट इज थ्रू CAM पाथवे, है ना। दिस इज ऑल्सो द सेम अडेप्टेशन वी वर टॉकिंग अबाउट। तो ये CAM पाथवे से है, C3 से नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास? 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4th और 5 करेक्ट नहीं है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट पूछ रहे हैं। तो 1, 2 और 3 करेक्ट होगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लाइट इज असेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। लाइट तो चाहिए, सही बात है। मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स अंडर द कैनोपी ऑफ टॉल ट्रीज इन फॉरेस्ट शो ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल लाइट ड्यू टू हायर नंबर ऑफ थाइलाकोइड्स। बिल्कुल, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि कैनोपी है हायर ट्रीज की, उसके बावजूद कम लाइट में अच्छे से फोटोसिंथेसिस करनी है, तो नंबर ऑफ थाइलाकोइड ज्यादा है। ये भी अडेप्टेशन है। फिर यूवी रेज आर नॉट हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स। नहीं बेटा, यूवी रेज तो हार्मफुल होती हैं, हम जानते हैं। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट इज असेंशियल फॉर मेनी प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग, है ना। एक पर्टिकुलर देर के लिए उनको लाइट चाहिए तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, सही बात है।
रेड एल्गी कैन लिव इन डीपर वाटर ऑफ सी बिकॉज ऑफ हैविंग पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हो तो लिखा होता है कि रेड, ग्रीन, ब्राउन एल्गी में से आप बताओ कौन सी ऐसी है जो कि डीपर वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है और क्यों। तो आंसर नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, उसका आंसर है रेड एल्गी। रेड एल्गी सर्वाइव कर सकती है हाई प्रेशर में, क्यों? क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट उसके पास ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन बताने को, है ना, करेक्ट बताने को। तो 1, 2, 4, 5 सब करेक्ट है, बस थर्ड करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? डी, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। अगेन देखते हैं। मैंगो ट्रीज कैनॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। ये बात अगेन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहां पर उस कंडीशन में, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में मैंगो ट्रीज नहीं ग्रो कर सकते। टूना फिश आर रेयरली कोट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ही मिलती हैं, सही बात है। स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा फैक्टर है जो इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या यहाँ पर जो है अफेक्ट कर रहा है उस ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस को उस पर्टिकुलर कंडीशन में? कौन सा एबायोटिक फैक्टर है यहाँ पर बेटा? टेम्परेचर, है ना। क्या होगा आंसर यहाँ पर? टेम्परेचर। यहाँ पर लाइट वाटर सॉइल की बात नहीं हो रही, उस टेम्परेचर में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर नहीं मिलता। तो आंसर क्या होगा? सी, टेम्परेचर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बेटा फॉल्स आपसे पूछा जा रहा है। रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स और समटाइम्स बाय बिहेवियरल मीन्स, ठीक है। All birds and mammals and very few lower vertebrates and invertebrates are capable of osmoregulation and thermoregulation। तो ये क्या कह रहे हैं कि सारे बर्ड्स और मैमल्स एंडोथर्म होते हैं, तो वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। स्वेटिंग एंड शिवरिंग आर मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन बाय ह्यूमन करते हैं। जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो स्वेट करते हैं, जब ठंड ज्यादा होती है तो शिवर करते हैं अपना अडेप्टेशन के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। प्लांट्स आर केपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो बेटा हम कहते हैं ना 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कैसे हैं? कन्फर्मर्स हैं, उनको रेगुलेट करना नहीं आता, उनको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना नहीं आता। तो यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको अगेन इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, सही बात है। एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली विद ईच अदर। एबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन कैन कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एबायोटिक और बायोटिक मिलकर जो है कंप्लीट हैबिटेट आपका बनाते हैं। सिर्फ एबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बायोटिक से भी काम नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। तो बाकी सब स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपके पास असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, जो हमें इस बार प्रैक्टिस करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? इन अ वाटर बॉडी डेफनिया पॉपुलेशंस शो डिस्टिंक्ट वेरिएशन इन देयर मॉर्फोलॉजी एट डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जा रही है डेफनिया की। वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज एट डिफरेंट सीजन इन्फ्लुएंसेस साइक्लोमॉर्फोसिस इन सम ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे अलग अलग सीजन में टेम्परेचर बदलेगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए डेफनिया अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन लाता है ना, साइक्लोमॉर्फोसिस करता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। तो बेटा क्या होगा? क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ जी, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि एक तरीके का अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से अलग अलग सीजन में डेफनिया अलग अलग वेरिएशंस आपको शो कर रहा है। तो बहुत परफेक्टली ये रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। कम रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। टेम्परेचर की बात हो रही है तो थर्मल आएगा, और नैरो रेंज यानी कि स्टीनोथर्मल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टीनोथर्मल्स की। आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैमल्स कैन थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन सहारा डेजर्ट। ये वेदर होना चाहिए यार, ये वेदर वाला वेदर नहीं होना चाहिए, ये वेदर वाला वेदर होना चाहिए। क्वेश्चन वाले ने गलती कर दी थोड़ी सी। मैमल्स कैन थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका या सहारा डेजर्ट, दोनों एरिया में मैमल सर्वाइव कर पा रहा है। सक्सेस ऑफ मैमल्स
इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो इतने हॉट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर रहे हैं मैमल्स, हम लोग अंटार्कटिका तक में भी कर पा रहे हैं, सहारा डेजर्ट में भी कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको होम्योस्टेसिस करना आता है, यानी अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उनको कांस्टेंट रखना आता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, सिंपल है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अगेन मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास, तो बहुत मजा आने वाला है। अडेप्टेशन की बात की हुई है और कौन सा एनिमल ये अडेप्टेशन शो करता है? तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। क्या आ जाएगा? नॉर्थर्न ग्राउंड स्क्विरल्स, नॉर्थर्न एरियाज जो ठंडे एरियाज है तो वहां पर रहना है तो हाइबरनेशन करना होगा। एस्टिवेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल ग्राउंड स्क्विरल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिप्टिक अपीयरेंस और मिमिक्री की जो बात हो रही है वो प्रिडेशन से प्रोटेक्शन में आ जाता है, बट ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। मतलब दोनों टॉपिक्स को ये इंक्लूड कर रहा है, किसी एक टॉपिक से नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? क्रिप्टिक अपीयरेंस आ रहा है। तो क्रिप्टिक अपीयरेंस कौन कर रहा है? लीफ लाइक ग्रास होपर, ग्रास होपर लीफ की तरह अपने आप को अपीयर करवाता है ताकि वो वहीं पर हाइड हो जाए और प्रीडेटर उसको खा ना पाए। फिर मिमिक्री की आप बात करते हो तो मिमिक्री में तो आती है वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि उसकी मिमिक्री, वाइसरॉय किसकी मिमिक्री करती है? मोनार्क की करती है, अपने आप को डेंजरस दिखाने के लिए, है ना। तो ये मिमिक्री यहाँ पर आ जाती है जो कि हम पढ़ते हैं बटेसियन मिमिक्री में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 है हमारे पास, देन 2 का 4 है हमारे पास, देन क्रिप्टिक अपीयरेंस में 2 आएगा और मिमिक्री में 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जो जहां जहां गलती कर रहा है अपनी गलती को तुरंत मार्क करते चलो, अवॉइड मत करना। आप ही अपना एनालिसिस बेस्ट तरीके से कर सकते हो, इसको याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट विल हैपन to a well-growing herbaceous plant in the forest if it is transplanted outside the forest in a park? अच्छा खासा herbaceous plant है, फॉरेस्ट में बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, आपने उसको उठा के कहाँ रख दिया? किसी पार्क में रख दिया, आपने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। तो क्या होगा? क्या वो बिल्कुल नॉर्मली ग्रो करेगा? नहीं। क्या बहुत बेटर तरीके से ग्रो करेगा? नहीं। क्या बहुत बेटर तरीके से ग्रो करेगा? नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज किया है जिसमें वो रहने का यूज टू था, जहां पे वो सर्वाइव कर रहा था, तो उसके इट में नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन दी माइक्रो क्लाइमेट। आपने उसका क्लाइमेट चेंज कर दिया और वो वहां पर अब सर्वाइव शायद ना कर पाए, तो इट मे नॉट सर्वाइव, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। Just as a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for duration of hot summer, है ना, अभी गर्मी बहुत ज्यादा और ये सब लोग चले जाते हैं ना शिमला घूमने फिरने। Thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern regions कहाँ पर आती हैं? कहाँ पर आती है बेटा? कोलाडो नेशनल पार्क। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोलाडो नेशनल पार्क। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ, पॉपुलेशन में क्या इंक्लूड होते हैं? सेम स्पीशीज या अलग अलग स्पीशीज? सेम स्पीशीज, जहां पर आपस में इंटरब्रीड कर सके। तो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, और कहाँ मिल रही है? सेम हैबिटेट में, सेम जियोग्राफिकल एरिया में, डिफरेंट में नहीं, सेम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर पाए, सेम जियोग्राफिकल एरिया में मिलने वाली। आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ इन अ पॉन्ड there are 20 lotus plant of last year and through reproduction 8 new plants are added, then the birth rate is, birth rate आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि जो भी न्यू प्लांट्स आए, जैसे 8 न्यू प्लांट्स आए यहाँ पर, है ना, और इनिशियली कितने थे? 20 थे। तो बताओ 8/20 आपके पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपके पास? 0.4। 8/20 क्या हो जाएगा? 0.4। तो ये बर्थ का रेट है, मतलब 0.4 ऑफस्प्रिंग पर ईयर यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा? 0.4। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? इंडिविजुअल्स अलाइव एट द बिगिनिंग ऑफ 1 ईयर टू 2 ईयर एज इंटरवल इज 800। तो इनिशियल आपको डेटा दे दिया यहाँ पे कितना? 800। ड्यूरिंग दिस इंटरवल 200 इंडिविजुअल्स डाई। कितनों की डेथ हो गई? 200 इंडिविजुअल्स की। अगेन आपको डेथ रेट बताना है। कैसे बताओगे आप डेथ रेट? कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई? 200 की, और इनिशियली आपके पास कितने थे? 800 थे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200/800 बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? 0.25। आंसर क्या हो जाएगा? 0.25। सिंपल, कितना बर्थ हुआ बाय इनिशियल कितना था, कितने रेट से डेथ हुआ या कितने नंबर का डेथ हुआ बाय इनिशियल कितना था, आपको बर्थ रेट और डेथ रेट आपका कैलकुलेट हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहां पर क्या गिवन है? इफ अ बर्थ रेट इज 100, बर्थ रेट भी आपको गिवन है, डेथ रेट भी आपको गिवन है 10,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ग्रुप, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस टाइम प्रेजेंट है 1000, ये भी आपको गिवन है। और आपको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना ग्रोथ हुआ ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ग्रोथ रेट बेटा हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से, है ना। तो अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर आप करोगे तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 90 आ जाएगा। आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो टोटल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, बाय टोटल इंडिविजुअल्स इनटू 100। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी परसेंटेज में कि टोटल में से क्या ग्रोथ रेट हो रही है, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 हम कर देंगे। तो आंसर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। ये 9 थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, 9 को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, 1 जैसा लग रहा है ये। वही बात ना बेटा, देखो बर्थ रेट आपने कैलकुलेट किया, जिनको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां कैलकुलेशन आती है बायो वाले थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा बर्थ रेट आपको पता है कितनी बर्थ हुई बाय टोटल इंडिविजुअल्स, डेथ रेट आपको पता है कितनी डेथ हुई बाय टोटल इंडिविजुअल्स, तो ग्रोथ रेट क्या होगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अपॉन टोटल इंडिविजुअल्स जो इनिशियल आपके पास थे यहाँ पर, है ना। इसको आर मत लिखो क्योंकि आर की बहुत सारी जो है फुल फॉर्म है इस चैप्टर में। तो जो ग्रोथ रेट अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट बाय इनिशियल इंडिविजुअल्स, और परसेंटेज में बताना है तो आप इनटू 100 भी कर दोगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9%। आंसर क्या आ जाएगा, 9%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट, जो एज स्ट्रक्चर है एक पॉपुलेशन का वो क्या बताता है, रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज, number of newborns each year, number of individuals reaching puberty each year, relative number of death at each age। हर एज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये बताता है। जब हम पिरामिड के थ्रू एज स्ट्रक्चर बताते हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एज वाले कितने इंडिविजुअल हैं, इस पर्टिकुलर एज वाले कितने इंडिविजुअल हैं, और आपस में उनको कंपेयर करते हैं। तो क्या बताता है एज स्ट्रक्चर, रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच एज। आंसर क्या होगा, ए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एज स्ट्रक्चर, अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, नहीं अच्छा अलग है, ओके। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज जो एज स्ट्रक्चर है किसी भी पॉपुलेशन का वो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्यों, डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, बिल्कुल यही रीजन है। अलग अलग एज ग्रुप की अलग अलग कैपेसिटीज है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा, रिप्रोडक्टिव एज करेगी, और प्री रिप्रोडक्टिव भी नहीं कर रही, तो उनकी एबिलिटीज अलग है रिप्रोड्यूस करने की, तो उनका जो नंबर है वो ऑफ कोर्स इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, ए, बिल्कुल आंसर क्या आना चाहिए, ए। डिफरेंट एज ग्रुप हैव सेम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं होता। मोर यंग इंडिविजुअल इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, डायरेक्टली हम ये बात नहीं बोल सकते कि यंग इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ही होगी, है ना। रिलेटिव कंपेयर करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एज पिरामिड आपके सामने अब आ ही गया है यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एज पिरामिड। तो जो ए आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव है। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है मतलब कंटिन्यूस ग्रो हो रही है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। बी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, पॉपुलेशन कैसी हो जाती है बेटा, स्टेबल हो जाती है। और सी वाली अगर आप देखो, ये जो अर्न शेप आपको दिखाई दे रहा है जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही है ना। रिप्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ही कम है, कम होती जा रही है, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आ जाता है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है मतलब इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो आप क्या कहोगे, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इक्वल है, नहीं तब तो स्टेबल है, तब कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा। आप देखो ना बेटा, ग्रोइंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है ना, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव, ये आपका रिप्रोडक्टिव, और ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, तो यहां पर आप खुद देख लो बेटा, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है ना, कम तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, प्री वाले ज्यादा हैं, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, है ना, कम नहीं है ज्यादा है, दे आर मोर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए हम इसी तरीके से जो है एज पिरामिड, एज स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बेल शेप्ड एज पिरामिड। अब बेल शेप्ड एज पिरामिड की अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके से बात हो रही है,
इस तरीके से बात हो रही है ना, क्योंकि हम इसको इसको इस तरीके से बेल शेप मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ जी, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल जब हम बात करते हैं बेल शेप पिरामिड की। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कंपैरेटिवली कम है, बिल्कुल वो कंपैरेटिवली कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहता है, बिल्कुल इस तरीके की पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। अगेन वही बात बेटा, जो स्टेबल पॉपुलेशन की जब आप बात करते हो, जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सेम है, तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, वहां पर पॉपुलेशन स्टेबल है। तो वहां पर आप क्या कहोगे, लेस नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ, लेस नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यही होगा बेटा कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है। हम ज्यादा कम की बात नहीं करें, बट क्योंकि वो दोनों लेयर सेम है, इसीलिए ओवरऑल साइज कैसा रह रहा है, स्टेबल रह रहा है और जीरो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मेल्स फीमेल्स की सेक्स रेशियो की तो बात यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रही है, ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। In some cases, population density is measured in term of biomass rather than in term of number. कभी कभी बायोमास के टर्म में भी पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। क्यों? इट इज मोर मीनिंगफुल मेजर when considered organism vary greatly in size। यही ऑप्शन, यही एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में गिवन है बनियन ट्री और ग्रास की। अगर आप ग्रास कैलकुलेट करो तो नंबर ज्यादा होगा, वहां पर एक ही बनियन ट्री है, बट आप उसका बायोमास देखो, उसका साइज देखो, तो उस सिचुएशन में हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बायोमास से कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इट इज मोर कन्वीनियंट व्हेन पॉपुलेशन इज ह्यूज। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो, नंबर कैलकुलेट करना मुश्किल हो, काउंटिंग इम्पॉसिबल हो और टाइम कंज्यूमिंग हो, तब भी आप बायोमास कैलकुलेट कर सकते हो। सही बात है। रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांस्टेंट रह रहा है, बट बाकी दोनों ऑप्शन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, है ना। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आ जाओ। Which of the following is not an example of using relative density to measure population density in a certain area? इसमें से किस में हमने relative density use नहीं किया है? काउंटिंग पग मार्क्स ऑफ टाइगर्स टू फाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर इन ए फॉरेस्ट, इनडायरेक्ट मेथड है, बट हमने रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर यूज नहीं किया। रिलेटिव डेंसिटी आप जानते हो, सर ने आपको डिटेल में चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं कि जब हम इतनी सी मतलब नंबर में से उस स्पीशीज का नंबर देख ले और फिर हमें टोटल पॉपुलेशन का नंबर पता हो, तो हम जान ले कि अगर इतनी सी फिश हमने कलेक्ट करी, फिश का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर हम इतनी सी फिश कलेक्ट करके उसमें देख लेते हैं कि ये वाली स्पीशीज का नंबर इतना है, तो टोटल में कितना प्रेजेंट होगा, हम रिलेटिवली अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं और सारी फिशेज को हम कैलकुलेट नहीं करते। तो वो रिलेटिव डेंसिटी का एग्जाम्पल आपके पास था। जो पग मार्क से आप टाइगर पॉपुलेशन कैलकुलेट करो, वो इनडायरेक्ट मेथड है उसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, नंबर ऑफ फिशेज कॉट इन ट्रैप टू फाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिशेज इन लेक, ये रिलेटिव डेंसिटी का एग्जांपल हम पढ़ते हैं। मेजरिंग बायोमास ऑफ बैक्टीरियल कल्चर टू फाइंड आउट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियन पेट्री डिश, यहाँ तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करो, कुछ रिलेटिव नहीं है। तो कौन कौन सा रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी है। बी जो मेथड है फिश का, यहाँ पर आप जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, वो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। तो आंसर क्या आएगा, डी। आंसर क्या आएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। For which of the following cases population density can be easily determined by utilizing non-biological parameters? ठीक है, fish density relative method है, non biological नहीं है। बैक्टीरिया को आप कल्चर प्लेट पे कैलकुलेट करो, वो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही रहे हो। साइबेरियन क्रेन आप कैलकुलेट करते हो भरतपुर वेटलैंड में, कुछ नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। टाइगर सेंसस जो हम पग मार्क से कैलकुलेट करते हैं, वो बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, वो बायोलॉजिकल मेथड नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न। He found that average natality was 250, average mortality 240, immigration 20, emigration 30। आपको नेट इंक्रीज बताना था पॉपुलेशन में कितना है, तो क्या फॉर्मूला हमें कहता है कि एक टी टाइम बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, है ना। ये +1 है, टी +1 है। क्या होता है फॉर्मूला कि इनिशियली पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, प्लस उसमें बर्थ कितने हुए, नेटैलिटी कितनी थी, इमिग्रेशन कितने हुए, उसमें से आप माइनस करते हो मोर्टेलिटी कितनी थी, यानी डेथ रेट कितना था, और कितने लोग का एमिग्रेशन हो गया। इस ये फॉर्मूला से हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपको बर्थ रेट कितना बताया हुआ है, बर्थ रेट यानी नेटैलिटी बताई हुई है 250,
ठीक है, इमिग्रेशन है 20, डेथ रेट कितना है 240 और एमिग्रेशन कितनी है 30। तो अब आप देख लो 270 माइनस 270, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमें क्या पता करना था कि कितना चेंज आया, एन टी प्लस 1 माइनस एन टी हमको पता करना था। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, क्योंकि बर्थ प्लस इमिग्रेशन डेथ प्लस एमिग्रेशन के बिल्कुल इक्वल है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, 0 चेंज यहां पर आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज 0, है ना। चलो नेक्स्ट पर चले, चलो क्वेश्चन नंबर 50। अगेन ए टू डी आपको बताना है। यहाँ पे आप जानते हो इमिग्रेशन से और नेटैलिटी से, ए से और बी से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मोर्टेलिटी से एमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, सी और डी से डिक्रीज होती है। तो ए और बी से इंक्रीज होती है, सी और डी से डिक्रीज होती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, ये तो काफी सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इफ नेटैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, मोर्टेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इमिग्रेशन आई, एमिग्रेशन ई, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है एट टाइम टी प्लस 1। तो एन एट टाइम टी प्लस 1 इज एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। अब भी हमने ये सेम फॉर्मूला लिखा था, हम इसको पहचानते भी हैं, हम इसको लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और अभी हमने सॉल्व भी किया इससे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी, है ना। बर्थ और इमिग्रेशन से इंक्रीज होगा, डेथ और एमिग्रेशन से डिक्रीज होगा, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। Under normal condition, dash and dash are the most important factors influencing population density. Dash and dash assuming importance only under special condition. अब ऑप्शन देखो आप बेटा, मोर्टेलिटी, नेटैलिटी, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बर्थ और डेथ, यानी मोर्टेलिटी और नेटैलिटी। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की बात हमेशा नहीं होती ना, स्पेशल कंडीशंस में ही उस पॉपुलेशन में या तो कोई एंट्री ले रहा है या जा रहा है, बाकी नॉर्मली बर्थ और डेथ चल रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या आ जाते हैं, ए और बी क्या होंगे, मोर्टेलिटी एंड नेटैलिटी, और जो स्पेशल कंडीशंस में आ रहे हैं वो क्या होंगे, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। आंसर क्या आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। चलो नेक्स्ट पर चले, क्वेश्चन नंबर 53 आ जाओ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? कब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं? दो तरीके की ग्रोथ आप लोग पढ़ते हो, लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की आप कब बात करते हो? जब उसको लिमिट करने वाला कुछ ना हो, कोई भी फिक्स्ड उस हैबिटेट की कोई भी कैरिंग कैपेसिटी ना हो, कोई लिमिटेड रिसोर्स ना हो जो उसको लिमिट करे, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली चलती रहेगी। तो देयर इज नो फिक्स्ड, यहाँ पर तो फिक्स्ड लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे जल्दबाजी में सिली मिस्टेक आपको नहीं करना। कोई इनहिबिशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का इनहिबिशन नहीं होना चाहिए। आंसर क्या आएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन b माइनस डी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आप जानते हो, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा कि कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी में, dn बाई dt। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ माइनस डेथ रेट इनटू n, जो पॉपुलेशन का साइज है। और इस बर्थ माइनस डेथ रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r इंटू एन से। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या पढ़ते हैं हम, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड नीट लेवल के ही क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 55, पॉपुलेशन ए हैज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज 0.2। यहाँ पे बेटा देखो आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू के बारे में ना आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि वो किस वे में आपको क्या इंटरप्रेट करने में मदद कर सकता है। तो आर की वैल्यू अलग अलग है, ए की, बी की, सी की, डी की, 0.3, 0.4, 0.5। इनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन किसकी होगी, किसकी पॉपुलेशन में बहुत जल्दी इंक्रीज होगा? तो आर क्या है बेटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कि कितना इंक्रीज हो रहा है ना, रेट ऑफ इंक्रीज क्या है। तो जिसकी आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज करी होगी, वहां पे फास्टेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा डी। बिल्कुल कोई इसमें हमको बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं लगानी थी, सिंपल सी चीज थी, जिसका आर ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन जल्दी ग्रो करेगी। आंसर क्या आ जाएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा डी, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ, हम जब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की, हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी की, एक एरिया की, है ना, एक हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी होती है। हैबिटेट दैट हैज रिसोर्सेज टू सस्टेन ओनली सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स वो हैबिटेट अपने अंदर सस्टेन कर पाएगा, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। बिल्कुल सही बात है।
पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड कम्पिटिटिवनेस, पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस, इंडिविजुअल्स टू फिट, ये सब कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन नहीं है बेटा। वो पर्टिकुलर हैबिटेट जिसमें वो इंडिविजुअल्स ग्रो कर रहे हैं, उस हैबिटेट के पास कुछ रिसोर्सेस है ना, और वो रिसोर्सेस एक लिमिट में ही इंडिविजुअल्स को सस्टेन कर सकते हैं, वो क्या होता है, उसका कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। लॉजिस्टिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन पढ़ते हो आप लॉजिस्टिक ग्रोथ की, dn/dt इज rn k - n/k, है ना। सिर्फ rn तक होता तो वो एक्सपोनेंशियल होता, कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्लूड हो जाता है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। तो क्या होता है, k - n/k। इससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर क्या होगा, ए। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी, जब कैरिंग कैपेसिटी लग रही होगी ऊपर। तो एक फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी में ही लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड हुआ तो एक्सपोनेंशियल हो जाती, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो एक्सपोनेंशियल हो जाता। तो आंसर क्या आएगा, सी। आंसर क्या आएगा, सी, की ये कैरिंग कैपेसिटी है। आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is true regarding exponential growth? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली फॉर टू लॉन्ग। सही बात है बेटा, कहीं ना कहीं तो एक लिमिट लगेगी, कोई भी पॉपुलेशन एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाता, सही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्लोज डाउन, ठीक है, एज द पॉपुलेशन इज नियर इट्स लॉग फेज। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो वो स्लो डाउन नहीं करती बेटा, उसके अंदर लैग, लॉग फेस या फिर एक्सेलरेशन फेस या स्टेशनरी फेस, ये सब नहीं आता। वो सब किस में आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। एक्सपोनेंशियल तो इस तरीके से बस ग्रो करती जा रही है ना, तो वो स्लो डाउन नहीं होती। बैक्टीरियल कॉलोनीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू मेंटेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलवेज। क्या बैक्टीरियल कॉलोनीज में हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, नहीं होती। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन लार्ज स्लो ग्रोइंग स्पीशीज सच एज ह्यूमन एंड एलिफेंट। जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हो, है ना, तो वो लगातार ग्रो करती जा रही है ना। स्लो ग्रोइंग स्पीशीज, लार्ज स्लो ग्रोइंग ह्यूमन एलिफेंट की स्पीशीज के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो लिमिटिंग कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अब क्या बता रखा है, बर्थ रेट आपको बता रखा है, बर्थ रेट आपको बता रखा है कितना, अपने आप से ही पीछे जा रहा है, दोबारा रिवीजन करने की कोशिश कर रही है, बट बर्थ रेट हमें कितना बता रखा है, 65, डेथ रेट बता रखा है 45, एन की वैल्यू आपको गिवन है और dn/dt आपसे पूछ रहे हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, dn/dt, dn/dt होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू द पॉपुलेशन साइज। तो आपके पास ये गिवन है 65 - 45 इंटू 100। तो बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 100 विच मेक्स इट 2000, है ना। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। When does the growth rate of population following the logistic model equal 0? अब लॉजिस्टिक मॉडल की आप बात करते हो तो इन्होंने आपका काम आसान करने के लिए इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे दिया, आपको इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया। ग्रोथ रेट जिसे आप dn/dt से रिप्रेजेंट करते हो, क्या बोल रहे हैं, Rn 1 - n/k, है ना। क्या बोल रहे हैं, 1 - n/k। अब इससे कंफ्यूज मत होना, कुछ होनहार बच्चे होंगे जो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हम तो अलग इक्वेशन पढ़ते हैं, k - n/k पढ़ते हैं, तो बेटा k/k तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 - n/k भी आप लिख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी। तो अगर आप चाहते हो ये वैल्यू 0 हो तो n या n/k, है ना। तो अगर ये n/k बेटा 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन ना आपको कहीं ना कहीं PYQ में भी मिला होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको PYQ में भी मिला होगा, इसको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर ये n/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 1 - 0 क्या हो जाता है, 1। तब तो क्या आंसर हो जाएगा, Rn। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, हमें क्या चाहिए कि वैल्यू 0 हो, तो n/k को भी क्या होना पड़ेगा, 1 के इक्वल, तब 1 - 1 क्या होगा, 0, एंड 0 इंटू Rn भी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप टोटल जो है ग्रोथ रेट 0 चाहते हो तो n/k किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको PYQ में भी मिला होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 62। एसिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। आपने पढ़ा होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, NCERT में ही ये बात लिखी हुई है। ये यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है पॉपुलेशन साइज के लिए, ये टाइम के लिए ये कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, कि
यहाँ पर जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके से उसको ड्रॉ करते हो, तो पहले एक लैग फेस आता है, फिर एक्सेलरेशन आता है, फिर धीरे धीरे वो कर्व डिसेलरेशन शो करने लगता है, मतलब कम होने लगती है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो वो एक जब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगी, जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, एसिम्प्टोट फेस बोलते हो। यहाँ पर जो उसका पॉपुलेशन साइज है वो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल पहुंच जाता है फाइनल, उससे ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो जब एन और के इक्वल हो जाते हैं उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, उसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चूज द इनकरेक्ट मैच, इसको बॉक्स में डालो, आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। फॉर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो ये डायरेक्ट वहीं से है। कौन कौन से अपनी लाइफ टाइम में बस एक बार ब्रीड करेंगे, पैसिफिक सैमन फिश और बैम्बू, यही एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में। ब्रीड्स मेनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम, बर्ड्स और मैमल्स, बिल्कुल सही बात है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या करते हैं, बर्ड्स और मैमल्स के एग्जांपल में क्या गिवन है कि स्मॉल नंबर लेकिन लार्ज साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना, स्मॉल नंबर लेकिन लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स, क्या क्या एग्जाम्पल गिवन है, मैमल्स का और बर्ड्स का। तो यही स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफरिंग, इसके एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ते हैं, ऑयस्टर्स, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो यहाँ पे ऑयस्टर्स का एग्जाम्पल्स गिवन है ना। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किसकी बात हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड, एक यूनिट पीरियड के अंदर अगर हम, अरे ये क्यों बंद हो गया भाई, चलो, तो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड इज, है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज यानी dn बाई dt को आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो यू कैलकुलेटेड बाय बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू n, है ना, r इनटू n, या फिर जिसे आप क्या लिखते हो, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू n। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, सी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 65। अगेन असर्शन रीजन आया आपके पास। तो असर्शन क्या कह रहा है, इन सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो बेटा वो आपको पता होना चाहिए, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात हो रही है। पॉपुलेशन अपने आप को फाइनली स्टेबलाइज कर लेती है, एक पॉइंट पे रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट, ये स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गया। एक टाइम तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद जाकर वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन गलत हो जाएगा, बट असर्शन आपके पास ट्रू है। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, सी। आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ये बात लिखी भी हुई आपके एनसीईआरटी में, ऑफ कोर्स, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी होती है हैबिटेट में। आर सेलेक्टेड स्पीशीज हैव लो फेकेंडिटी यानी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, फेकेंडिटी मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। आर सेलेक्टेड स्पीशीज तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करती हैं बेटा, उनमें लो फेकेंडिटी नहीं होती, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। केस सेलेक्टेड की हाई फेकेंडिटी, ये भी गलत है, उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इज कॉमन इन डॉग्स, नो इट्स नॉट कॉमन इन डॉग्स, इट्स कॉमन इन एंड्स, टर्माइट्स। डॉग्स में एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर इतना कॉमन नहीं होता। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, Populations evolve to maximize their reproductive fitness, जिसको हम डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं, हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। वो अपनी फिटनेस को इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन, है ना, मैक्सिमाइज करेगी, सही बात है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर इज इनवर्सली रिलेटेड टू जनरेशन टाइम। अब ये बात भी आपने पढ़ी है लेक्चर में, सर के साथ अच्छे से पढ़िए बेटा। अगर जनरेशन टाइम ज्यादा है, रिप्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उनका नंबर ऑफ कोर्स कम होगा। तो ग्रोथ रेट जो आर आप देखोगे वो कम होगा अगर ऑफस्प्रिंग आने में, नेक्स्ट जनरेशन आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाउस फ्लाई जिनका छोटा सा लाइफ स्पैन होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ एग बनाते हैं, तो क्या वो के सेलेक्टेड स्पीशीज हो जाएंगे, नहीं। ज्यादा ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होंगे, के सेलेक्टेड नहीं। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, है ना। तो उस प्रेशर के अंदर वो ऐसे स्ट्रेटजीज लाने की कोशिश करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम मोस्ट एफिशिएंट हो, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। Life history trait of organism have evolved in relation to the constraints imposed by biotic and abiotic factors in their habitat. तो ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। Depending on the biotic and abiotic factor, उस तरीके का रिलेशन ये इवॉल्व करते हैं।
तो बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है? सारे ही करेक्ट है, बस थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल एक्सेप्ट 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल एक्सेप्ट 3, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, इसके थ्रू हमने कितने कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, ठीक है, कितने पॉइंट्स रिवाइज कर लिए अबाउट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अगेन एज पिरामिड है यहाँ पे, है ना। आपके सामने बता रखा है ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 आपके सामने यहाँ पे पिरामिड्स गिवन है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। ऑप्शन ए हमें क्या कह रहा है? ए इज ट्रायंगुलर एज पिरामिड, सही बात है। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। दिस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इंडिकेट की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, मतलब इंक्रीज करिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बी इन्वर्टेड बेल शेप है, बी इन्वर्टेड बेल शेप है, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इस तरीके के एज स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन कैसी होती है? स्टेबल होती है। हम कह रहे हैं नेट ग्रोथ रेट 0 आ रहा है, क्योंकि प्री और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम है, सही बात है। सी क्या है? अर्न शेप है, घड़े के जैसा, है ना, अर्न शेप एज पिरामिड, वेयर मोर नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। दिस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है? रिप्रोडक्टिव, प्री भी कम है, पोस्ट भी कम है, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, ऐसी पॉपुलेशन क्या करती है? डिक्लाइन करती है। सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और पूरे एज पिरामिड से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जा रहा है। तो कभी आपको पूरा रिवाइज करना हो कॉन्सेप्ट, आप इस क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हो, सब इसके अंदर आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चले अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 2 स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration is called emigration, है ना। सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल कहीं और से आए हैं, उनका आना क्या एमिग्रेशन कहलाता है? नहीं, उनका आना इमिग्रेशन कहलाता है। ई से एमिग्रेशन बेटा, ई से एग्जिट, याद रखना, एग्जिट हो रहा है वहां पे, ठीक है, इनसाइड नहीं आ रहे हैं। आई से इमिग्रेशन, आई से इनसाइड, इस तरीके से याद रखना, ठीक है, ई से एग्जिट। The number of individuals of population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration is called immigration। नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, एकदम उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, आना इज इमिग्रेशन, जाना इज इमिग्रेशन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अगेन आपको स्टेटमेंट्स यहाँ पर रीड करनी है। Any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population density in short time। सही बात है, कुछ रोकने वाला ही नहीं है, सब अनलिमिटेड है तो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। Darwin showed how even a slow growing animal like element could reach enormous number in the absence of check। डार्विन ने क्या कहा था कि अगर कोई चेक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है तो वो खूब ग्रो करेगा, बिल्कुल सही बात है ना। If there are non-limiting or unlimited condition provided, then natality and mortality decreases within a population। ठीक है, natality भी decrease हो रही है और मोर्टैलिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा कुछ तो वहां पर नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पर एंटायरली करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे पास ए हो जाएगा, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 71। फिर से हमें स्टेटमेंट रीड करना है और रीड करके हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन बर्थ रेट, डेथ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। अगेन एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये, कि हम पर कैपिटा में बात करें, आउट ऑफ टोटल हम लोग यहाँ पर बात करें बर्थ रेट और डेथ रेट की, बिल्कुल सही बात है। इन नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। नेचर में अगर आप देखोगे तो एक स्पीशीज, मतलब अगर आप एक स्पीशीज की बात करो तो वो ज्यादातर आपको पॉपुलेशन ही मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो आइसोलेटेड एक इंडिविजुअल स्पीशीज का अलग रह रहा है, तो ये बात भी सही है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज स्टेबल फिनोमिना। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हो, एक पॉपुलेशन के साइज की बात करते हो, उसको अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बर्थ भी होगा, डेथ भी होगा, इमिग्रेशन भी, एमिग्रेशन भी, तो वो बिल्कुल स्टेबल फिनोमिना नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ये बिल्कुल भी स्टेबल फिनोमिना नहीं है। Ecological effects of any factors on a population growth are generally reflected in its size या population density। बिल्कुल, जो भी ecological effect है वो तुरंत कहाँ झलकने लगता है? population density के size में, क्योंकि वो affect होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स चेंजेस इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ हर्बीवोर इन अ ग्रासी फील्ड। अ पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस इज दैट, ये चेंज क्यों आया होगा कि ए, एक पॉपुलेशन थी ए, दूसरे थे बी। ए तो टाइम के साथ कम हो गए और बी टाइम के साथ बढ़ गए। देखो तो क्या दोनों पॉपुलेशन डिक्रीज हुई? नहीं, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन बी
ज्यादा सक्सेसफुल है फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। हम रीड करते हैं और ऑप्शंस भी रीड करते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। नहीं भाई, पॉपुलेशन ए तो कम हो रही है तो वो तो ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, गलत बात। पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी। ये ऐसा कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी के मेंबर को खा गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर खाया भी होता तभी बी कम होती ना, यहाँ पे तो बी ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि उस फूड को, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए पॉपुलेशन बी ज्यादा बेटर इक्विप्ड होगी, ज्यादा बेटर कैपेबिलिटीज रखती होगी, इसलिए उसका जो है साइज इंक्रीज हुआ, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following is correct for R selected species? R selected species कौन सी होती है बेटा? जो हाई रेट से रिप्रोड्यूस करती हैं, तो वो बहुत सारे प्रोजेनीज बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनाती है, लेकिन छोटे छोटे साइज में, है ना। तो आंसर क्या आएगा? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद स्मॉल साइज। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मैच करना है कॉलम ए को कॉलम 2 से। अगेन आपने ये कहां पर पढ़ा है? आपके होस्ट स्पेसिफिक इंटरैक्शंस में, है ना, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में, सॉरी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा था कि पैसिफिक सैमन फिश जो हो गई, दे ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना। मैच द फॉलोइंग हम मैच करेंगे, मजा आएगा। एक बारी करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स की बात करोगे, मैमल्स और बर्ड्स की बात करोगे तो दे ब्रीड मेनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो होना चाहिए टेक्निकली 4 इसका। ऑयस्टर्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, लेकिन स्मॉल साइज के, तो इसका होना चाहिए 2। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाएंगे लेकिन लार्ज साइज के, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाएंगे लेकिन लार्ज साइज के, तो डी का होना चाहिए 1। ठीक है, ऑयस्टर्स का होना चाहिए 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए आ जाएगा। पैसिफिक सैमन फिश मेनी टाइम्स रिप्रोड्यूस करती है, मेनी टाइम्स। मैमल्स की अगर आप बात करोगे तो सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेगी, सॉरी सैमन फिश एक बार वंस इन देयर लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करती है। मैमल्स और बर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वो मेनी टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लोग मेनी टाइम ब्रीड करते हैं, है ना। ऑयस्टर्स जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, और बर्ड्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की सिली मिस्टेक मत करना, गुचमुच कर कंफ्यूज मत करना। आप लोग अच्छे से रीड करोगे तो आंसर आपको सामने दिख जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करना है तो आर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाई आर वैल्यू, ज्यादा रिप्रोड्यूस करना है क्योंकि हमें नंबर इंक्रीज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन अराइज फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ। इंटरस्पेसिफिक नाम में ही देखो, दो अलग अलग स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज की जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे, वो उनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसको आप क्या बोलते हो? इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस। क्या बोलते हो? इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 77। तो यहाँ पर आपको 2 ऑर्गेनिज्म गिवन है, उनके बीच का इंटरैक्शंस यहाँ पर गिवन है, आपको नेम बताना है इस इंटरैक्शन का। ठीक है, प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म आपके पास गिवन है। पहला ए बताओ, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब दोनों को ही नुकसान हो रहा है। दोनों को ही नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन हुआ होगा, आपस में कंपटीशन हुआ होगा जिसमें दोनों को ही नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी या सी में से हो सकता है, 2 ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव, तो प्रिडेशन हुआ होगा, एक को फायदा हुआ दूसरे को नुकसान हुआ। यहाँ पर एक प्लस है और एक नेगेटिव है, फिर से तो अगेन एक को फायदा हुआ है दूसरे को नुकसान हुआ है, तो आप बता दो बी और सी ऑप्शन में से। पैरासिटिज्म यहाँ पर गिवन है और एमेंसेलिज्म यहाँ पर गिवन है। एमेंसेलिज्म में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता, वो एमेंसेलिज्म होता है। पर बी में यहाँ पर एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को फायदा हो रहा है, तो ये क्या होगा? पैरासिटिज्म होगा। ये क्या होगा? यहाँ पे पैरासिटिज्म होगा। फिर कमेंसेलिज्म दिखाया +0 से, और सी में नेगेटिव है और 0 है, तो ये आपका एमेंसेलिज्म होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इस तरीके से इंटरैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल जाएंगे, इसीलिए डिटेल में सर ने ये सारी चीजें आपको अच्छे से कराई हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो लेक्चर दोबारा जाकर अटेंड कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एक्सोटिक स्पीशीज समटाइम्स बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट। क्यों? एक्सोटिक स्पीशीज मतलब उस एरिया की नेटिव नहीं है, बाहर से आई है वो स्पीशीज, और कभी कभी वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस न्यू एरिया में उस स्पीशीज के कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो वो फुल ऑन ग्रो करते हैं, है ना, तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79।
Which of the following is not an example of defense used by plant against herbivore? प्लांट भी अपने आप को अपने प्रेडेटर, अपने हर्बीवर से बचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कैफीन, टेनिन, क्विनिन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मोर प्रोडक्शन ऑफ नॉन वुडी टिश्यूज, ये कोई मेथड वो नहीं करते बेटा। नॉन वुडी टिश्यूज होंगे तो इजी होगा ना हर्बीवर के खाने के लिए, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। फिर हेयर्स, थोन, स्पाइंस, ताकि दूर रहे हर्बीवर, सही बात है। केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस से इंटरफेयर करे और इंसेक्ट दोबारा से उसको ना खाए, तो वो भी चीज है, वो भी चीज है। ये सारे मेथड है डिफेंस के, लेकिन नॉन वुडी टिश्यूज का प्रोडक्शन करना कोई भी मेथड नहीं है डिफेंस का फॉर प्लांट्स अपने आप को हर्बीवर से बचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। Competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in term of R, which is the intrinsic rate of natural increase, is significantly. अगर आप competition की बात करोगे, दो स्पीशीज के बीच में जब हम कंपटीशन की बात करेंगे तो किसी एक की ग्रोथ कम होगी, किसी एक का जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वो कम होगा दूसरे के प्रेजेंस में, तो इट विल बिकम लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सुपीरियर स्पीशीज। जो भी सुपीरियर स्पीशीज होगी उसकी वजह से इंफीरियर स्पीशीज का जो आर है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो कम होगा। ऐसा होता है कंपटीशन में। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। चले अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 81। गोस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात हो रही है। Go's principle of competitive exclusion states that competition for same resource excludes species having different food preferences. ऐसा नहीं था। No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resource. अगर limiting resource है और आपस में वो सेम नीश में है और वो फाइट कर रहे हैं उस रिसोर्स के लिए, तो कोई एक एक्सक्लूड होगा, दोनों स्पीशीज वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये था गोस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बेस्ट वे में ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। लार्जर स्मॉलर को एक्सक्लूड करेगा, मोस्ट अबंडेंट लेस अबंडेंट को एक्सक्लूड करेगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपस में कंपटीशन होगा सेम रिसोर्स के लिए। उनका सिर्फ इतना कहना था, ये जो स्टेटमेंट है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की, जो गोस ने दिया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सेम रिसोर्स के लिए अगर फाइट करें और सेम नीश में है तो कोई एक एक्सक्लूड होगा, कोई एक एक्सक्लूड होगा, दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये था उनका स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। रीड द फॉलोइंग रीजंस फॉर द अडेप्टेशन इन पैरासाइट्स। ठीक है, लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स, पैरासाइट्स की बात करें कि उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन आई है। अननेसेसरी ऑर्गन को वो लूज कर देते हैं, उनके पास एडहेसिव ऑर्गन हो जाते हैं क्योंकि उनको होस्ट की बॉडी को अटैच कर कर रहना है ना, तो ये भी सही है। सकर्स आ जाएंगे क्लिंग करने के लिए होस्ट को, बिल्कुल सही बात है। खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा क्योंकि जो भी होस्ट डाइजेस्ट कर रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो ये भी सही है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनमें ज्यादा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या क्या अडेप्टेशन कर रहे हैं? ये सारे ही अडेप्टेशन वो कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, सारे स्टेटमेंट सही है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म? इसमें से कौन सा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? ऑर्चिड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज, ये तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। हम हेज प्लांट और ऑर्चिड्स की बात करते हैं। कैटल, इग्रेट एंड ग्रीजिंग कैटल्स, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। कैटल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और इग्रेट को फायदा हो जाता है, उसको टिक्स मिल जाता, उसको खाना मिल जाता है ना। सी एनिमोन और क्लाउन फिश, ये भी है। सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उस क्लाउन फिश को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये भी सही है। फीमेल वैस्प एंड फिग स्पीशीज, ये कमेंसलिज्म नहीं है बेटा, ये कमेंसलिज्म नहीं है, तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है। हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? म्यूचुअलिज्म में पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, उस फिग को सिर्फ ये वैस्प ही पॉलिनेट कर सकते हैं और वैस्प को क्या मिल रहा है? ओविपोजिशन के लिए प्लेस मिल रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। Which one of the following plants shows a very close relationship with the species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल आप पढ़ते हो? युक्का प्लांट का बेटा। युक्का प्लांट और युक्का मोथ, उस प्लांट को यही मोथ पॉलिनेट कर सकता है और इस मोथ को भी इसी प्लांट की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो कौन से की बात करते हैं, कौन से प्लांट की बात करते हैं? युक्का की बात करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। Which of the following adaptation do not lessen the impact of predation? इनमें से किसकी वजह से प्रिडेशन का इम्पैक्ट कम नहीं होगा, मतलब प्रिडेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? Some species of insect and frogs camouflage, वो कैमोफ्लेज करते हैं अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो करेगा। ये पूछ रहे कौन सा नहीं करेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा नहीं करेगा। फिर क्या कह रहे हैं बेटा?
सम एनिमल्स आर पॉइजनस, कुछ पॉइजनस हो जाते हैं प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, सही बात है। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल ड्यू टू हैविंग सर्टेन केमिकल्स ऑन देयर बॉडी, ये भी एक तरीका है प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने का, सही बात है। डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ फिंचेस, जब फिंचेस अलग अलग फीडिंग हैबिट कर रही हैं, वो कंपटीशन अवॉइड कर रही हैं आपस में ताकि वहां पर सर्वाइव कर सके, प्रेडेटर से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो ये जो है ये कहीं से भी प्रेडेशन को कम नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। मैक अर्थर, उन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज देखी थी वार्बलर्स की, है ना, एक ही ट्री पर रह रही थी वो सारी, आपस में कंपटीशन अवॉइड कर रही थी और को एग्जिस्ट कर पा रही थी। क्यों? उन्होंने अपना जो खाने का तरीका था, जो फोरेजिंग पैटर्न था, उस एक्टिविटी उसको डिफरेंट कर लिया था, बिहेवियरल पैटर्न अलग अलग कर लिए थे, तो वो सारी वहां पर सर्वाइव कर पा रही थी बिकॉज बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज, उनकी फोरेजिंग एक्टिविटीज, खाने के तरीके में बिहेवियरल डिफरेंसेस आ गए थे और वो सारी वहां पर सर्वाइव कर पाई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87, द एबिंगडन टोटोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विदिन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। जैसे गोट्स वहां पर इंट्रोड्यूस किए गए, टोटोइज वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों? उनके बीच में कंपटीशन हुआ, उनके बीच में कंपटीशन हुआ और गोट्स की खाना ढूंढने की एफिशिएंसी थी ज्यादा, तो सेम रिसोर्सेस में सारा खाना किसको मिल गया? गोट्स को मिल गया। टोटोइज स्टार्व कर गए और उनकी फाइनली डेथ हो गई। तो ये कंपटीशन में हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अगेन मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रिडेशन की बात करें बेटा, तो प्रिडेशन में किसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है? कैक्टस का और मोथ का। वो जो कैक्टस एक्सोटिक स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ग्रो कर गई थी, तो फिर उसका नेचुरल प्रिडेटर मोथ लेके आए थे, है ना, तो वो प्रिडेशन में आ जाएगी। कमेंसलिज्म में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? कस्क्यूटा और हेज प्लांट का। किसका एग्जाम्पल आ जाएगा कमेंसलिज्म में? कस्क्यूटा हेज प्लांट का? नहीं नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत है। कस्क्यूटा और हेज प्लांट तो पैरासाइट में हम पढ़ते हैं, हेज प्लांट पे पैरासिटिक रहते हैं, तो पैरासिटिज्म में आएगा। कमेंसलिज्म में हम ऑर्चिड्स और मैंगो ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मैंगो ट्री का यूज कर ऑर्चिड्स ग्रो करते हैं। और कंपटीशन में फाइनली हमारे पास बैलेनस एंड थैमलस आ जाएगा। ठीक है, तो ए का हमारे पास क्या है? थर्ड है, तो दो ऑप्शन में हमारे पास है। कमेंसलिज्म की हम बात करें ऑर्चिड एंड मैंगो, फिर से दोनों ऑप्शन में है। पैरासिटिज्म की हम बात करते हैं कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए। फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं है और आएंगे भी नहीं, यहीं से ही आते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रीडेटर्स? प्रीडेटर्स के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये तो उनका काम है ही, बिल्कुल। हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इट रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज, आपस में जो प्रे स्पीशीज कंपीट कर रही होंगी, अगर प्रीडेटर एक प्रे स्पीशीज को खा जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को भी कम कर देगी। प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्लॉइट देयर प्रे, ऐसा तो नहीं है भाई सीधा सीधा प्रे को खा जा रहे हैं, तो प्रूडेंट तो नहीं है, सोच तो नहीं रहे हैं, सीधा उसको खाई जा रहे हैं, तो यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स प्रीडेटर्स के बारे में ठीक है, कंपटीशन भी कम कर रहे हैं, प्रे पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पीशीज ग्रो कर रही है, उसका प्रीडेटर है इसीलिए सारी स्पीशीज ग्रो कर पा रही है, आपको डाइवर्सिटी भी मिल रही है, बट वो प्रूडेंट नहीं होते और ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रे को एक्सप्लॉइट नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, दो स्पीशीज थी, एक प्रोटिस्ट की पैरामीशियम, उनको अकेले ग्रो करवाया एक बार और दूसरी बार किसी दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस में ग्रो करवाया, कंपटीशन देखना चाह रहे थे। ठीक है, ग्राफ है आपके पास, स्पीशीज 1 का आपको यहाँ पे दिख रहा है और स्पीशीज 2 का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक एक बार अलोन ग्रो करवाया, दूसरी बार किसी के प्रेजेंस में, पहली बार अलोन ग्रो करवाया, दूसरी बार किसी के प्रेजेंस में। क्या इंटरप्रेट कर सकते हो आप इस ग्राफ से? क्या गिवन है बेटा आपको यहाँ पे? विद टाइम क्या पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है? तो आप देखो, जब वो अकेला ग्रो कर रहा था स्पीशीज 1, तो वो अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा था। ठीक है, जैसे ही दूसरी स्पीशीज आई तो विद टाइम उसका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो उतना नहीं ग्रो कर पाया, क्योंकि दूसरी स्पीशीज भी थी वहां पे, तो उसको अफेक्ट हुआ। स्पीशीज 2 अगर आप देखो तो वो अकेले ग्रो कर रही थी, जैसे ही उसके साथ एक और स्पीशीज आई तो वो उसकी ग्रोथ पे कंपैरेटिवली कम हुई, पहले से कम हुई विद टाइम, लेकिन स्पीशीज 1 जितना चेंज नहीं आया। यहाँ पर देखो चेंज कंपैरेटिवली कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, उसको दूसरी स्पीशीज आने से इतना अफेक्ट नहीं हुआ। तो अफेक्ट तो बेटा दोनों स्पीशीज हुई। अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे
तो अफेक्ट तो दोनों हुई इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, लेकिन स्पीशीज 2 कंपैरेटिवली कम अफेक्ट हुई, स्पीशीज 2 कंपैरेटिवली कम अफेक्ट हुई। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, है ना। ग्राफ इंटरप्रेट करना था आपको डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं। ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल और फिश। एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है। मलेरियल पैरासाइट नीड वेक्टर मस्किटो टू स्प्रेड टू दी अदर होस्ट, उनको वेक्टर की जरूरत है मस्किटो की, सही बात है। पैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है उस पे फीड करता है, उसे हम एंडो पैरासाइट कहते हैं? नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया है ना। कस्क्यूटा को अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? अपने होस्ट प्लांट से मिलता है, हेज प्लांट्स पे वो डिपेंड करता है, एक्टो पैरासाइट है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्या बताना है आपको? अगेन इनकरेक्ट बताना है, उसको अंडरलाइन करेंगे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, यही स्टेटमेंट बेटा आपका इनकरेक्ट है। ज्यादातर एनिमल्स और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कन्फर्मर्स होते हैं, उनको अपना इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना नहीं आता, ठीक है, उनको कांस्टेंट एनवायरनमेंट रखना नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच कमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। ब्रूड पैरासिटिज्म में जो बर्ड होती है पैरासिटिक, वो एग ले करती है होस्ट के नेस्ट में और होस्ट को उसको इंक्यूबेट करने देती है, सही बात है। एमेंसेलिज्म में एक स्पीशीज हार्म होती है, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है, बिल्कुल सही बात है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, यही ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। आपके सामने स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको यहाँ पर, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी मैं छोटी हो जाती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए अच्छे से। तो यहाँ पर क्या गिवन है? ए से डी आपके सामने स्टेटमेंट्स गिवन है ना। पहला क्या कह रहा है आपको? लाइकन्स रिप्रेजेंट इंटीमेट कैसा रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड क्या? लाइकन में कैसा रिलेशनशिप है बेटा? पैरासिटिक, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिक या म्यूचुअलिज्म? ऑप्शंस आपको क्या कह रहे हैं? पैरासिटिक, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिक या म्यूचुअलिज्म। तो लाइकन कैसा है? म्यूचुअलिज्म। दो ऑप्शंस में यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकती हूँ, म्यूचुअलिज्म होता है। किस किस के बीच में? फंगस और दूसरा एल्गी के बीच में। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया, तो एक तरीके का एल्गी है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं बी में? देखो, The dash are associations between fungi and roots of higher plants. Fungi और roots of higher plants के बीच में जो association होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजी। क्या कहते हैं? माइकोराइजी। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लाइकन लिखा है। तो करेक्ट आंसर तो हमें यहीं से मिल गया बी, बट हम बाकी भी रीड कर लेते हैं। और क्या क्या हमें यहाँ पर गिवन है? प्लांट नीड्स द हेल्प ऑफ डैश फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। प्लांट को किसकी जरूरत है? अब यहाँ पर मोस्ट करेक्ट में तो अगेन एनिमल ही आएगा, उसको किसी पॉलिनेटर की जरूरत है। द डैश पॉलिनेट्स द फिग, फिग तो म्यूचुअलिज्म शो करता है, वो पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्प से करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन ए टू डी स्टेटमेंट्स हम लोग रीड करते हैं। बियर्स की अगर हम बात करें तो बियर्स गो इनटू डैश ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या कहाँ जाते हैं? हाइबरनेशन में, एक तरीके की अडेप्टेशन करते हैं, कन्फर्मर्स हैं क्योंकि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं करना चाहते, तो ये इनके तरीके हैं, ठीक है। टू डैश कोल्ड वेदर, क्यों जाते हैं हाइबरनेशन में? कोल्ड वेदर से अट्रैक्ट करने के लिए या एस्केप करने के लिए? एस्केप करने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं, एस्केप करने के लिए। आंसर तो आपको यहीं से मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बट हम बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? कॉनिकल एज पिरामिड। कॉनिकल एज पिरामिड मतलब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड आप देखते हो, ट्रायंगुलर कॉनिकल, है ना। तो उसमें एक ब्रॉड बेस होता है और वो ब्रॉड बेस कौन सी ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करिए, स्टेबल नहीं है, डिक्लाइनिंग नहीं है, एक्सपैंडिंग है ना। सी क्या कह रहा है? वैस्प पॉलिनेटिंग फिग फ्लावर, किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एरिया जहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस हो उसे हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बी। और बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर एक साथ रिवाइज भी हो गए, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 94th क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कह रहे क्वेश्चन हमें? इन स्टेटमेंट में से इंटरडिपेंडेंस के लिए कौन सी ट्रू है? इंटरडिपेंडेंस के लिए, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होने के लिए कौन सी ट्रू है? एसोसिएशन ऑफ टू स्पीशीज, जहां पर एक को बेनिफिट हो और दूसरे को कोई फर्क ना रहे, अनअफेक्टेड हो, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं? नहीं, गलत है। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों जीने मरने का सवाल होता है, दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी लाइफ साइकिल, दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है।
ऐसा इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन जहां पे दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से बेनिफिट हो, इसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। नहीं, कमेंसलिज्म में बेटा एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी गलत हो गया। A direct food relation between two species of animal in which one animal kill and feed on other is referred to as parasitism. Parasitism में जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को किल कभी नहीं करता, किल कभी भी नहीं करता, वो जिंदा होस्ट पे डिपेंड करेगा, बस जो वो डाइजेस्ट करेगा होस्ट वो सीधा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, किल नहीं करता, वो प्रिडेशन में होता है, तो ये गलत है। A relationship between two organism of different species, जहां दोनों को बेनिफिट हो, वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो आंसर क्या आएगा, डी। बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। आगे चले, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पर आप जानते हो टीनिया सोलियम, आपको पता है कि क्या है, पैरासाइट है ना। कैसा पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल गिवन है, लाइस की आप बात करते हो ह्यूमंस पे, अगेन एक्टो पैरासाइट है, बाहर है, ठीक है। रेफ्लेशिया कैसा है बेटा, रेफ्लेशिया कैसा है, फाइटो पैरासाइट है, प्लांट पे पैरासाइट है। और रैट फ्ली कैसा है, हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट मतलब ये जिस होस्ट पे पैरासिटिज्म करेगा वो होस्ट भी एक पैरासाइट है, तो रैट फ्ली किस में आता है, हाइपर पैरासाइट में आता है। तो देख लो, ए का आपके पास हो जाएगा 4, रैट फ्ली का हो जाएगा 3, लाइस का हो जाएगा 2 और टीनिया का हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए। चले अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 97। असर्शन रीजन आया आपके पास, देख लेते हैं। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। बहुत ज्यादा ग्रो किया था जब वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो किया था, बिल्कुल सही बात। When certain exotic species are introduced into a geographical area, एक नए एरिया में एक स्पीशीज आती है, वो इन्वेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड करती है, क्योंकि उस नए लैंड में उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। ऐसा रिलेटेड मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। तो जो भी अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज में गलतियां कर रहे हो ना, अपनी गलतियां नोट करते रहना, साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हम बिल्कुल एंड के पास हैं, बस हमारे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आई होप आपकी मिस्टेक नोटबुक साथ साथ में भर रही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड प्लांट प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो जब हम मेथड देखते हैं कि प्लांट अपने आप को हर्बीवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड अपना रहा है, उसमें से एक मेथड ये भी है कि वो पॉइजनस मटेरियल सिक्रीट कर रहा है ना, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन करता है, कैलोट्रोपिस। कौन करता है, कैलोट्रोपिस। अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। द प्लांट एनिमल इंटरैक्शन ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, है ना। जब हम प्लांट एनिमल इंटरैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो म्यूचुअलिज्म है ना, अगर प्लांट और एनिमल आपस में डिपेंडेंट है तो वो इवॉल्व भी एक साथ होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि जो म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम है वो चीटर से, बाहर किसी से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं। अ गिवन प्लांट स्पीशीज कैन पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर एनिमल स्पीशीज। उस प्लांट को पॉलिनेशन के लिए उस एनिमल की जरूरत है, तो वो उसके साथ इवॉल्व करेगा। अगर सिर्फ एनिमल इवॉल्व कर गया और प्लांट इवॉल्व नहीं किया तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, और वो प्लांट सिर्फ उस एनिमल पर डिपेंडेंट था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। The animal utilize plant not only for oviposition but also pollinate the plant, है ना। अब एनिमल भी तो प्लांट का यूज कर रहा है अपने ओविपोजिशन के लिए और उसको पॉलिनेट करने के लिए। कहना क्या चाह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक इवॉल्व हुआ और दूसरा नहीं हुआ, अगर ये को एवोल्यूशन नहीं हुआ, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस आज के लेक्चर का। थोर्न्स मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है। किसके अंदर कौन ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अकेशिया भी और कैक्टस भी, दोनों में ही ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए बेटा आंसर की भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको ये डीपीबी भी मिल जाएगा, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको पता है आपको आनंद मनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, अगर आपने उस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ, आपको ये सॉल्व डीपीपी विद आंसर की आपको वहां पर मिल जाएगी। जिसने जो जो गलती करी अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना। आपने यहाँ पर पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर लिया पूरी सीरीज का सारे क्वेश्चंस के साथ। तो मुझे चाहिए कि अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी और प्रिपरेशन कंप्लीट किया है तो 100% डन, 100% डन आप सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।
जिन्होंने भी ये पूरा काम किया है ऑनेस्टली और अपनी प्रिपरेशन को 100% स्ट्रॉन्ग किया है, वो सब कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे 100% डन। कल आपको मिलेगा नया लेक्चर इकोसिस्टम पे और फिर उसका हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आप सबने अच्छा परफॉर्म किया हो, अब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई हो इस चैप्टर की, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो। तो जिन्होंने भी कंप्लीट किया फटाफट से कमेंट सेक्शन में सब लोग बता देना कि आपने 100% डन कर लिया इस चैप्टर को। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।